हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमारा एग्ज़ाम हो चुका है 14 दिसंबर को और आप लोगों ने टेलीग्राम पे मुझे बताया कि मैम पेपर डिफ़िकल्ट आया है। कोई बात नहीं, पेपर डिफ़िकल्ट आया है, पेपर आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। बट जिन लोगों को पेपर अच्छा हुआ है, आई विश एंड प्रे कि आप में से ज़्यादातर का जेआरएफ या फिर नेट क्लियर हो जाए। बट जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जून वाले पेपर को टारगेट करिए, हम जून वाले पेपर में और मेहनत करेंगे। देखेंगे अगर हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा नहीं हुआ तो आप फर्स्ट पेपर में मेहनत करिए, सेकेंड पेपर नहीं कम अच्छा हुआ तो सेकेंड पेपर में ज़्यादा मेहनत करिए। तो हम दोनों में एक बैलेंस तरीके से तैयारी करेंगे जिससे हम इस बार जून में पेपर ये क्रैक कर सकें। ओके, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मोराल हाई रखिए और फिर से जुट जाइए मेहनत करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि मैम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स के बाद। ठीक है ना, मास्टर्स के बाद। ठीक, मैं आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए अब हम लोग आज बात करेंगे करियर ऑप्शंस की, जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी में पीजी कर रखा है या फिर आपका पीजी के साथ नेट है। सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। आप कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास हैं अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ शुरुआत में ही कि मैंने ना यहाँ पर वही जॉब ऑप्शंस रखे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आप परस्यू कर सकते हो, जो वास्तव में हैं। देखिए, अगर आप ना गूगल अगर आप करोगे तो आपको बहुत से वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। बट फॉरेन में मैं मानती हूँ बहुत जॉब वैकेंसीज, बस इंडिया में क्या क्या हैं जो वास्तव में जहाँ हैं जॉब वैकेंसीज, मैं उसी की बात करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ख्याली पुलाव कि यहाँ आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं, जो आप लिटरली जहाँ पर कर सकते हो हम वहीं की बात करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर जो करियर ऑप्शंस हैं एंथ्रोपोलॉजी में उसको 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया। पहला है गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, देन आप एकेडमिया में कहाँ अप्लाई कर सकते हो, देन प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जॉब्स ऑप्शन है, और फिर कम्युनिटी सर्विसेज में आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी से मास्टर्स ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ा है या फिर आपने मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, आप यूपीएससी के सीएससी एग्जामिनेशन, बहुत से बच्चे इसी एग्जामिनेशन के थ्रू एंथ्रोपोलॉजी के टच में आ रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत क्रेज़ है एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल के तौर पे, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग ऑप्शनल है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपने देखा होगा टॉपर्स, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, उनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। आप बहुत अच्छी रैंक पा सकते हो, बहुत अच्छी जॉब पोजीशन पा सकते हो। और आप ये चीज़ स्टेट पीसीएस में भी लागू होती है और यूपीएससी सीएससी में भी लागू होती है। यहाँ पर आपका अगर आपने यूजी पीजी में पढ़ रखा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही है, क्योंकि आपको ज़्यादा एक आपका बेसिक तैयार होगा, आपका बेस होगा, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ओके, देन नेक्स्ट है टीचर। देखिए, बहुत से स्टेट, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे स्टेट्स में, जैसे यूपी में अगर आप देखो तो पीजीटी की वैकेंसीज और सब सब्जेक्ट में आती हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी में नहीं आती हैं। लेकिन कुछ स्टेट है जहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे स्टेट है जैसे केरला, उड़ीसा, ठीक है, और तमिलनाडु में भी शायद, इन सब स्टेट्स में पीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट। इवन अभी उड़ीसा में पीजीटी की वैकेंसीज वैकेंसी आई हुई है एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए उड़ीसा में, उड़ीसा पीजीटी में, और वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के साथ मांगा है बीएड। तो आप में से जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में पीजी और बीएड कर रखा है उस वैकेंसी को चेक कर सकता है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे ये कॉम्बिनेशन रेयर ही देखने को मिलता है कि एंथ्रोपोलॉजी का बच्चा बीएड करे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी वाले ज़्यादातर फिर नेट और पीएचडी में चले जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर साइड। बट ये भी है, आप देखना चाहो तो आप यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी में भी। देन नेक्स्ट है, देखिए, प्रोफेसर। गवर्नमेंट जॉब में आप प्रोफेसर्स बन सकते हो। आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आप बन सकते हो, आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो। ओके, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक, और देखिए, बहुत से जो अलग अलग कमीशंस होते हैं, पब्लिक कमीशंस होते हैं। जैसे अगर आप यूपी में देखो तो अभी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन, उसमें आप वैकेंसी आई थी एंथ्रोपोलॉजी के डिग्री कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी के टीचर के लिए।
अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है फॉर्म फिल किए। सो वहाँ पर ऐसे सीट्स आती हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। डिग्री कॉलेजेस में यूपी में भी सीट आती है एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स की, ठीक है। सो आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। ऐसे अलग अलग जितने भी स्टेट, जैसे उड़ीसा में भी, उड़ीसा के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अभी उड़ीसा में कुछ दिन पहले आई थी। देन एक स्टेट में किसी में और आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, और यहाँ पर भी इन सब जितने भी हायर एजुकेशन कमीशन से अलग अलग स्टेट के, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के टीचर्स की वैकेंसी आती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। जैसे अभी यूनिवर्सिटी में देखकर आप देखो तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शायद असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट चल रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई है एक सीट आई है एंथ्रोपोलॉजी के, ठीक है। जनरल कैटेगरी में एक सीट आई है एंथ्रोपोलॉजी की। सो आप यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जैसे आती रहती है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमिया में। सो देखिए एकेडमिया में आप रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च असिस्टेंट, म्यूजियम क्यूरेटर, देन पीजीटी टीचर एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इन दोनों की बात तो हम कर चुके हैं गवर्नमेंट में ही, कि आप पीजीटी टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? केवल कि आपका मास्टर्स हो सब्जेक्ट में, ओके, और उसके साथ साथ आप क्या हो, नेट क्वालिफाइड हो, बस इतना ही, ठीक। नेट क्वालिफाइड या फिर आपका पीएचडी हो, ठीक है। सो इतना होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए बात करते हैं हम लोग ऊपर के 3 ऑप्शन की, दैट इज़ रिसर्च स्कॉलर की और रिसर्च असिस्टेंट एंड म्यूजियम क्यूरेटर की। सो पहले बात करते हैं रिसर्च स्कॉलर की। देखिए अगर आपको आगे मतलब अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं, आपको आगे चल के एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीजी के साथ अगर आपका नेट है तब आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। जेआरएफ, देखिए जेआरएफ को इसके साथ मिलेगा। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ एक फेलोशिप है जो आपको मिलती है जब आप पीएचडी करते रहते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए अगर आपको पीएचडी में इनरोल होना है तो उसके लिए केवल आपका उस सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे तो पीएचडी करनी है लेकिन मेरा एंथ्रो में तो अभी नेट ही नहीं हुआ, तो मैं पीएचडी में इनरोल कैसे हूँ? सो ये दिमाग से अपने डाउट हटा दीजिए, बिकॉज देखिए पीएचडी करने के लिए आपका केवल मास्टर्स होना ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद रिसर्च एंट्रेंस कराती हैं। जैसे देखिए अभी ही CUET PhD हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD, ठीक है। उसमें देखिए CUET PhD में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, PBAU, देन DU एंड देन BHU। सो अगर आपका जैसे मास्टर्स हो चुका है, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप ये CUET PhD के एग्ज़ाम में बैठिए, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और आप फिर यहाँ पर इन तीनों यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। आप जाइए, उसके बाद आप यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए, अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए और आप इनरोल हो जाइए PhD में, ठीक है। सो आप ऐसे भी हो सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास नेट है तो आपका एक यही फ़ायदा रहेगा कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठोगे, आपको किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अगर आप नेट भी हो, जेआरएफ भी हो इवन, तब भी आपको एक एग्ज़ाम उनका उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, देन आप इंटरव्यू फेस करोगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अगर आपके पास नेट है तो आपको ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाते हो। तो आप एक तो आप CUET PhD के थ्रू जा सकते हो अगर आपका केवल क्या है, PG है, ठीक। दूसरा, आप जो यूनिवर्सिटीज़ की, हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कराती है PhD में इनरोल होने के लिए। जैसे BHU कराती है रेट, BHU का रेट होता है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराती है क्रेट, ओके। ऐसे ही देखिए अभी इग्नू का फॉर्म आया है, इग्नू अपना एग्ज़ाम, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं, उनका अलग अलग नाम होता है हर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का। जैसे BHU का रेट है, ऐसे सबका अपना अलग अलग नाम होता है। तो आप उसके थ्रू, आप PG के स्टूडेंट हो, आपका PG हो चुका है, आप उसके थ्रू अप्लाई करो, उसके बाद आप इंटरव्यू फेस करो अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ और आप इनरोल हो जाओ PhD में, ठीक है। सो वो बच्चे जिनको ये डाउट है कि उनके पास नेट नहीं है, वो PhD नहीं कर सकते, तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दें और अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करें अगर उनका PG हो गया है या फिर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट की। देखिए बहुत से प्रोफेसर जो हैं वो अलग अलग जगह से फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए रिसर्च असिस्टेंट की जॉब निकालते हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पहली बात, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अलग से निकालता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये निकालता है, देन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यहाँ से रिसर्च असिस्टेंट की जॉब निकलती है। आप इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। दूसरा, आप क्या काम कर सकते हो कि जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर जो होते हैं
वो वहाँ पर नोटिफिकेशन निकालते हैं रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ BHU का। सो BHU में एक कॉर्नर है, आप जब वहाँ पर वैकेंसीज़ के ऑप्शन में जाओगे, अगर आप मुझे कॉमेंट करना तो मैं इस पर एक शॉर्ट्स डाल दूँगी, ओके, शॉर्ट्स डाल दूँगी, सो दैट कि आप ये चीज़ जानते रहो। बहुत 1 सेकेंड, ये बहुत बेनिफिशियल है। सो बहुत से प्रोफेसर्स वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को फंड किया है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोफेसर होगा, ये मान लीजिए BHU के हैं, सो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी रहेगी, पोस्ट का रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, उसकी एलिजिबिलिटी और कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। सो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बस ईमेल करनी रहेगी अपनी अगर आप एलिजिबल हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आप इंटरव्यू देके इस पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, साथ ही साथ आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी रिच होगा, जिससे कि आपको आगे फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। सो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रोफेसर्स की रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज निकालते रहते हैं, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो चेक करके, ओके। देन नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजियम क्यूरेटर की। सो देखिए, जितने भी हमारे यहाँ बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली का है, देन कोलकाता में जो नेशनल म्यूज़ियम है, ठीक है, यहाँ पर म्यूज़ियम क्यूरेटर्स की जॉब निकलती है। और आपको पता है कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, सो वहाँ इस वजह से ये पोस्ट हमारे लिए भी होती है, हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है, जो स्पेसिमेन आर्टिफैक्ट्स रहते हैं उनकी देखभाल करना, उनका टेक केयर करना, ये सारे काम म्यूज़ियम क्यूरेटर के रहते हैं। तो आप म्यूज़ियम क्यूरेटर के थ्रू यहाँ पर जितने भी नेशनल म्यूजियम है इसकी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो और वैकेंसीज अगर आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट मैंने बता दिया है PGT टीचर के तौर पे जहाँ जहाँ वैकेंसीज निकलती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास क्या है, PG और आपका नेट है, ठीक। देन आप प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में कहाँ अप्लाई कर सकते हो। पहला है मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे गूगल, ओके, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये एथनोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनकी जो वैकेंसीज निकालती हैं अपने कंपनी से रिलेटेड रिसर्च के लिए। सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इवन मैंने कहीं पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, ओके। सो आप देख सकते हो कि ये वैकेंसीज कैसे, मतलब ये जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये वैकेंसीज निकालती हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, और तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लिंक्डइन या फिर इंडीड इन सब जैसे जो जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर हो, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ कहूँगी कि आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत सी फ्रॉड वेबसाइट्स रहती हैं, वहाँ पर आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी कि आपको जॉब दे दी जाएगी, तो हमेशा इससे अवेयर रहिए। यहाँ पर मैं आपको एक इतना डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ओके। चलिए, वैसे मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, बट मैं बता दिया, ओके। सो चलिए, ये हो गया। देन नेक्स्ट आप देखिए, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की तरह काम कर सकते हो। तो अगर आपने फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, एक जो ऑप्शनल ऑप्ट करना होता है PG में, एक पेपर जो ऑप्ट करना होता है, अगर आपने फॉरेंसिक लिया है, पढ़ा है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत सी जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं वो इस पोस्ट को निकालती हैं, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर पोस्ट निकलती हैं, ओके। सो इन सब जगह। नेक्स्ट है कल्चर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, कल्चर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जॉब्स निकलती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स भी इस पोस्ट पे जॉब निकालते हैं, इसमें भी रिसर्च असिस्टेंट की जॉब निकलती है। किसी कल्चर की स्टडी करनी है या फिर किसी कल्चर को प्रिजर्व कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए ये जॉब निकलती है। सो आप यहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में ये जॉब है। देन नेक्स्ट है कंटेंट राइटर की। देखिए, बहुत सी जो अब कोचिंग है, स्पेशली जो UPSC की कोचिंग्स हैं, ओके, UPSC की जो कोचिंग है वो कंटेंट राइटर की जॉब निकालती हैं। जैसे ध्येय IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया, और जो दूसरी आपको पता है वेरियस कोचिंग्स हैं जो बड़ी बड़ी UPSC की, वो कंटेंट राइटर्स, एंथ्रोपोलॉजी के कंटेंट राइटर्स की वैकेंसीज निकालती हैं। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF बनाने होंगे, नोट्स बनानी होंगी, सो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो कंटेंट राइटर के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी के, ओके। सो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर और कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ। देन अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिटी सर्विसेज की। देखिए, कम्युनिटी सर्विसेज में आपको पता है कि मैं जब ये सब्जेक्ट
मैंने ऑप्ट किया था ग्रेजुएशन के वक्त। सो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती थी कि यार ये सब्जेक्ट ना हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उन लोग की वॉइस बन सकते हैं जिनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है। हम लोग इतने रिमोट एरिया में रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। सो सबसे बड़ा काम यही है कि आप सोशल वर्कर के तौर पर इसमें काम कर सकते हो। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रखी है, देन आप वेरियस NGOs में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर काम कर सकते हो। देन आप डेवलपमेंट वर्कर्स और अर्बन प्लानर की तरह काम कर सकते हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको पता है कि जब भी कोई स्कीम बनानी होती है उसके पहले क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है या फिर रिसर्च किया जाता है ना, कि हमें किन लोगों के लिए स्कीम बनानी है, किस जगह स्कीम बनानी है, वहाँ पे किस चीज़ की फैसिलिटी है कि नहीं है, उस पर हम प्रॉपर रिसर्च करती है गवर्नमेंट, और उसके बाद उनसे रिलेटेड स्कीम्स बनाती है ना। तो ये रिसर्च कौन करेगा, ये रिसर्च हम लोग करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे लिए वैकेंसीज निकलती हैं। सो जिनके पास बहुत वर्क एक्सपीरियंस है एंथ्रोपोलॉजी में, सो वो लोग भी अप्लाई करते हैं। और जो जैसे आप लोग अभी न्यूली पास आउट है, PG कर रखा है, नेट कर रखा है, सो आप लोगों के लिए भी रिसर्च असिस्टेंट की ये सारी डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वैकेंसीज निकालती हैं। सो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इवन मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे यहाँ पे जॉब्स आती हैं। तो 1 सेकेंड मैं आपको दिखा। सो यहाँ देखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ना, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली। देखिए 20 नवंबर 2023 की ये वैकेंसी आई है, वैकेंसी सर्कुलर। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, 2 वैकेंसी निकाली थी। एक सीनियर रिसर्च ऑफिसर की, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 थे, और दूसरी इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी वो थी 1 सेकेंड, दूसरी थी रिसर्च ऑफिसर की, इसमें 3 सीट्स आई थी। और देखिए यहाँ पर लेवल 8 पे मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वो लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिकली एलिजिबिलिटी दिखाना चाहती हूँ कि जैसे अगर रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आती है तो आप लोग भी इसमें आप इन सब डिपार्टमेंट्स में देख कर अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मांगा है मास्टर्स किसमें हो, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में। तो देखिए यहाँ पर भी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो आप यहाँ इन डिपार्टमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का ना, या फिर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन आप इसके साथ साथ आप जैसे मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे सोशल वेलफेयर के, सोशल जस्टिस के, सो आप वहाँ पर भी उन स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स को वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो और वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके, एज अ रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पर, ठीक है। सो यहाँ तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ भी चेक करते रहें। सो ये बात हो गई डेवलपमेंट वर्कर्स की और अर्बन प्लानर्स की। आई होप आपको एक आइडिया मतलब मिला हो। अब आप यहाँ पर भी आप इन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर, जस्टिस, जैसे रिफ्यूजी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्चर रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सो आप यहाँ पर इन सब जगह आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब लास्टली देखिए, मैं आपसे एक कोट शेयर करना चाहूँगी डोनाल्ड जॉनसन का। 1 सेकेंड, डोनाल्ड जॉनसन जिन्होंने लूसी को डिस्कवर किया था, आप सबको पता होगा। इनका ये कोट मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको हमेशा अपने पास रखिए, प्रिंट करा लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए। बिकॉज देखिए आप सबको लगता होगा कि एंथ्रोपोलॉजी में जॉब वैकेंसीज कम आती हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। देखिए लेकिन आपको एक ही पोस्ट चाहिए, और अगर आप पूरी सच्चाई के साथ मेहनत करेंगे, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आज नहीं तो कल आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। आपको नॉलेज आपके सब्जेक्ट को होगा, नॉलेज कभी भी नहीं वेस्ट होता, आपको पता है ना। तो हमेशा इनकी ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए, डोनाल्ड जॉनसन की, कमिटमेंट, बिलीव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑल इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेस, वेदर यू आर इन स्पोर्ट्स, बिजनेस और एज इन माई केस एंथ्रोपोलॉजी। सो आप किसी भी फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, हिस्ट्री के हों, आर्कियोलॉजी के हों, एंथ्रोपोलॉजी के हों, अगर आप में कमिटमेंट नहीं है, आप में अपने ऊपर बिलीव नहीं और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। चाहे जितनी वैकेंसीज निकले, चाहे जितने नंबर ऑफ पोस्ट आएँ, लेकिन आप अगर अपने काम के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड नहीं है, आपके अंदर पैशन नहीं है, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, अपना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सो जिन बच्चों का इस बार पेपर नहीं अच्छा हुआ है, परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, फिर से मेहनत करिए, जून वाले पेपर को टारगेट करिए, ठीक है। इस बार जो कुछ नहीं पढ़ा था, जो कमी रह गई है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट में, चाहे वो फर्स्ट पेपर में, चाहे सेकेंड पेपर में, फिर से मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास।
सो आप बस कमिटेड रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, आप ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी। और देखिए, मैं आपसे, अगर आप कोई यूजी का बच्चा मुझे इस वीडियो को देख रहा है या फिर पीजी का बच्चा कोई मुझे सुन रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप जो भी अपना फील्ड वर्क कर रहे हो यूजी और पीजी में, उसको बहुत ही ईमानदारी से करें, बहुत ही पैशन के साथ करें, क्योंकि आगे ये फील्ड वर्क आपको कितनी हेल्प करेगा आपको शायद आइडिया नहीं है। क्योंकि जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे तो आप सबसे अलग हो जाओगे, क्योंकि आपके पास एक फील्ड पे काम करने का एक्सपीरियंस होगा। जो हम 15 दिन का फील्ड वर्क, 15 डेज़ का फील्ड वर्क यूजी और पीजी में करते हैं फाइनल ईयर में, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि अपना फील्ड वर्क अच्छे से करिए, अपना डिजर्टेशन अच्छे से बनाइए, बिकॉज आगे चल के आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और ये 3 चीज़ हमेशा, इनकी बात, ये इस कोट को हमेशा अपने पास प्रिंट करके रखिए, ये कोट, कि आप हमेशा कमिटेड रहिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सो इस नोट पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।